हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पे हम देते हैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10, क्लास 9, 11th एंड 12th की साइंस की सीरीज विद कंप्लीट वीडियो एंड प्रैक्टिस सीरीज। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो हमारे आसपास होता है और इसको समझेंगे आज हम पूरे कंसेप्ट के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आइए सीखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ओके तो ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ग्रेविटेशन होता है वो ग्रेविटी में के इक्वल नहीं होता। ठीक, आपको यहीं से ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटी ग्रेविटेशन बोथ आर सेम एस्पेक्ट्स, बट नॉट। ये काफी डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है हम इस चैप्टर में सीख जाएंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहां पे है, वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट वन ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। हम जब भी देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बहुत हाइट से गिरा रहे हैं, वो अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक है, वी नो दैट ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन, ये भी आपको पता है। मून अर्थ के अराउंड चल रहा है, ये भी आपको पता है। इन सभी केसेस में हम देख रहे हैं सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा है। ठीक है, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून, आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल दीज। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि कोई एक सेम फोर्स है जो इन सब फेनोमेना में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है उससे। जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रही है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूट कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रही है। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया। और इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसी फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हमने क्या समझा कि इन सभी फोर्स, इन सब फिनोमेना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, कुछ भी, एक ग्रेन ऑफ सैंड या फिर हमारा सन या फिर अर्थ, सब कुछ इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सो यहां पे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, हमेशा के लिए सबके साथ अप्लाई हो रहा है, यहां तक कि हमारे साथ भी अप्लाई हो रहा है। ओके, we shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth। और gravitational force जो अकॉर्डिंग अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से पार्टिकल्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, क्या मोशन दिखाते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं फ्लोट एंड सिंक इन लिक्विड, कि क्या कंडीशन होती है कि कोई भी चीज डूब जाती है पानी में, और क्या कंडीशन होती है कि कोई चीज पानी पे तैरने लगती है। ऑल दिस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है ग्रेविटेशन। आइए ग्रेविटेशन के बारे में बहुत ध्यान से सीखते हैं। हम जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट तक जाता है और उस हाइट से फिर वो नीचे गिर पड़ता है। उसके बाद एक बार आप सबको पता होगा, न्यूटन जो है एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक एप्पल जमीन पे गिरता है तो उनके दिमाग में क्लिक होता है कि वो जमीन पर ही क्यों गिरा, और फिर वहीं से ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का कंसेप्ट आता है। तो यही सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी ये हो रहा है, द सेम इन बोथ केसेस, ये सब कुछ सेम है। क्या ये यहाँ पे दिया गया, जैसे he thought that if earth can attract an apple it can not attract the moon, is the force is the in both cases same, कि अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये दोनों केसेस में सेम जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है? क्यों मून आकर के अर्थ पे नहीं गिर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? ये दोनों फोर्स जो है सेम है। ये क्वेश्चन दे के जा रहा है हमें पैराग्राफ। ठीक है, हम यही सब आगे चल के रिजॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद फिर he argued that at each point of its orbit the moon fall toward the earth। तो अगर ऐसा होता तो मून आकर के अर्थ पे गिर जाता, क्योंकि वो भी तो अर्थ भी तो क्या कर रहा होगा, मून को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, लाइक एन एप्पल। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, मतलब मून भी जो है अर्थ के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है।
तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ये हो क्यों नहीं रहा है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो यहां पर एक बच्चा है, ये इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है, मे भी आपको ये ब्लर दिख रहा होगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, ये आपको ब्लर तो दिख रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे ठीक से समझा देता हूँ, शायद आपने बचपन में ये जरूर गेम खेला होगा। ठीक, आपको क्या लेना है, एक पीस लेना है थ्रेड का, एक थ्रेड का पीस लेना है, उसमें एक स्मॉल स्टोन को टाई कर देना इतने अच्छे से कि वो उससे निकल कर गिरे ना, और उसके बाद उसके एक दूसरे एंड को पकड़ करके क्या करना है, उसको बार बार एक सर्कुलर पाथ पे घुमाना है। ठीक, और थ्रेड आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक, रिलीज द थ्रेड, अचानक से आपको थ्रेड को छोड़ देना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि वो स्टोन गया कहां पर। ठीक, फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको नोट कर लेना है। ठीक, इतना काम आपने कर लिया। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव इन द सर्कुलर पाथ, जब तक आपने थ्रेड को नहीं छोड़ा था तब तक वो क्या कर रहा था, एक सर्कुलर पाथ पर बार 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 घूम रहा था। ठीक है, विद अ सर्टेन स्पीड, एक स्पीड के साथ, द चेंजेस डायरेक्शन एट द एवरी पॉइंट, और हर पॉइंट पर वो क्या कर रहा था, डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। जैसे कैसे चेंज हो रहा था, अगर मैं बोलूं आप यहां पर एक आपके पास स्टोन है, ठीक, और ये सेंटर है, यहां पर उसका डायरेक्शन ये था, लेकिन जस्ट इस पॉइंट पर आते ही उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पॉइंट पर आते ही उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, दैट्स मीन वेलोसिटी भी चेंज कर रहा था अपनी। ठीक है, वो अपनी वेलोसिटी भी क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। फिर आगे चलते हैं। एट चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी में भी चेंज कर रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, वेलोसिटी मींस क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में, वी एंड यू। आपने अगर नहीं समझा है तो लास्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिए, जो आपको मोशन के लिए मैंने बनाया था। और उसके बाद यहां पे जो हमने ये कंसेप्ट रखा है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, होता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटीज पर। तो अगर वेलोसिटीज चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। The force that cause this acceleration and keep the body moving along the circular path is acting toward the center, क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ पे यूज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज होने के बाद भी वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, घूमता जा रहा है। वो सब कुछ कहाँ एक्यूमुलेटेड है, सेंटर में। वो पावर कहाँ है, सेंटर में, जहां हमने थ्रेड को पकड़ रखा है। और ये सेंटर सीकिंग जो फोर्स है, ऐसा फोर्स जो कि उस सर्कुलर पाथ के सेंटर में है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स मतलब जो इस सर्कल के सेंटर में है, और वो सारे फोर्स को क्या कर रहा है, वो सारे फोर्स को लगा के उसने रखा है, एक्सेलरेशन को चेंज कर रहा है जो हर एक पॉइंट पर, वो सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। ओके, जो सेंट्रीपीटल फोर्स है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये फोर्स ना लगे, जैसे अगर हमने ये फोर्स नहीं लगाया, हमने हाथ से रिलीज कर दिया पत्थर को, स्टोन फ्लाइज ऑफ करता है, काफी दूर तक जाता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है, यहाँ पे वो स्टोन था और यहीं से हमने थ्रेड को छोड़ दिया, तो क्या करेगा, वो एक सीधी लाइन में आकर के कहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाता है। The straight line will be a tangent to a circular path. टेंजेंट क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा, बट आज हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको, क्योंकि साइंस में इसको सीखना जरूरी है आपके लिए। टेंजेंट क्या है, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, ये आपके लिए सर्कल हो गया। अब सर्कल का एक सेंटर होगा, ऑब्वियसली एक सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर में ले लेता हूं एक। ठीक, अब सेंटर की जो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, उस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, और उन पॉइंट से सर्कमफेरेंस बना हुआ है। हर एक पॉइंट पे अगर हम क्या करें, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, और वहां से हम सेंटर पे क्या बनाते हैं, वहां से हम सेंटर पे एक पर यहां पे मैं वो बना देता हूं आपके लिए, सीधी लाइन लेकर के, यहां से मैं सेंटर पर ले आकर के आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा हूं, जो कि आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, रेडियस हो गई। अब रेडियस से क्या करना है, रेडियस का यूज करके अब हमको यहां पे क्या देना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, वो 90 डिग्री का एंगल किधर होगा, यहां होगा,
और ये 90 डिग्री का एंगल इधर होगा। तो ये क्या है, हमारे सर्कल की टेंजेंट हो गई। टेंजेंट कितनी बन सकती है सर्कल पे, बहुत सारी बन सकती है, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है, एवरी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस कैन होल्ड अ टेंजेंट। ओके, तो ये टेंजेंट है, वही टेंजेंट। मैं टेंजेंट क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैथमेटिक्स की क्लास तो नहीं है, तो ये टेंजेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब आप स्टोन रिलीज करोगे स्टूडेंट, तो ये जो स्टोन रिलीज होगा वो इसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जा करके कहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो। तो यही आपका क्या होता है, टेंजेंट। और टेंजेंट क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि हमें यहाँ पे उस पाथ को सीखना था जहां से क्या जाने वाला था, हमारा वो स्टोन जाने वाला था जो वो बच्चा घुमा रहा था। तो अब आपको समझ में आ गया, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अब हमने ये समझ लिया कि अर्थ पर, जैसे ये जो अर्थ है हमारी, ठीक, इसकी चारों तरफ जो मून जो है इसका क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन ले रहा है, क्योंकि ये सेंटर सीकिंग फोर्स यहाँ पे फील कर रहा है, इसलिए जो अर्थ है वो कभी भी, मून है, ये मून हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, मून कभी भी आके अर्थ पे नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक, कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, Thus the moon would pursue a uniform straight line motion। अगर कभी ये फोर्स ना रहे तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, टेंजेंट के फॉर्म में वो कहीं आगे जाके गिरेगा। इट इज सीन इन द फॉलोइंग, एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। लेकिन अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला है कि अर्थ की तरफ एप्पल क्यों गिरा। ठीक है, तो वो हमें आंसर अब मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ। यहां पे जो मोशन का थर्ड लॉ है, मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो आपका क्या है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, but according to the second law of motion for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object। acceleration क्या है, inversely proportional है किसके, mass of an object। जो acceleration होता है वो inversely proportional होता है किसके, mass के। कैसे, acceleration कब बढ़ेगा, जब mass क्या होगा, कम होगा। acceleration कब कम होगा, जब mass ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है, the mass of apple, apple का mass क्या है, negligible, small compared to the earth। अर्थ के कंपैरिजन में एप्पल बहुत छोटा है। अर्थ आप क्या देख सकते हो, अर्थ तो बहुत बड़ी होती है, अर्थ आपको बहुत बड़ी सी दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग एप्पल आपका छोटा सा है। ठीक है, तो इनका नेग्लिजिबल मास है अर्थ का, तो इसलिए अर्थ पे वो एप्पल अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि अर्थ जो है इस एप्पल से अट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई The earth does not move toward the moon। तो यही आंसर आप तब भी ले सकते हो कि जो मून है उसका मास बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ के, इसलिए अर्थ भी मून की तरफ जाकर के गिरेगी नहीं या मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, मास कम है इसलिए एप्पल जो है अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जा रहा है। In our solar system, all planets go around the sun by the arguing the same way. We can say that there exists a force between the sun and the planets. Sun और planets के बीच में क्या है, यहाँ पे कोई force है। From the above fact, Newton conclude that not only does the Earth attract an apple and the moon, but all the object in the universe attract each other। यहाँ पे ये जो statement उन्होंने दिया ये बहुत बड़ा statement है और यही है universal law of gravitation कि केवल अर्थ ही नहीं एप्पल को अट्रैक्ट करती, इस यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
आइए यहां पे देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ये क्या स्टेट करता है, every object in the universe attract the very other object with a force which is proportional their product of their masses and inversely proportional to the square of distance, ठीक है, between them। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, पहले आप ध्यान से समझो। the force is along the line joining the center of the two object। तो यहां पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आइए समझते हैं। पहले हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास क्या था, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे। एक सेकंड, मैं कलरफुल लेता हूं, हाँ, तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। यहां पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इनका सेंटर बना देता हूं, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब मैं लेता हूं क्या, इनके सेंटर को, सॉरी ये कलर शायद यहां पे यूजफुल नहीं है मेरे लिए, तो यहां पे लेता हूं मैं, ओके। तो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे हमने ले लिया एक पहला ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें से मैं एक अर्थ ले लेता हूं और एक कोई और भी ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, आप खुद को ले सकते हो, बुक ले सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए है, क्या है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक। ये दो चीजें हो गई। आगे चलते हैं, इनका जो सेंटर है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो क्या है, यहां पे क्या बोल रहा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ में आ रहा है। तो हमें मास भी लेना है, तो मैं क्या करता हूं, इसका मास ले लेता हूं कैपिटल एम और इसका मास ले लेता हूं स्मॉल एम। अब डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करना होगा, उसके लिए भी एक हमको लेना पड़ेगा, तो डिस्टेंस को ले लेता हूं मैं डी और उसके लिए लगा देता हूं क्या, स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो करना है हमें। तो हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा था कि जो ये ग्रेविटेशन है वो क्या होता है, देखिए, with a universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इनका मास क्या है, कैपिटल एम है, इनका मास क्या है, स्मॉल एम है। पहले दोनों का प्रोडक्ट हम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया तो ये फोर्स हम यहाँ पे फोर्स निकालने वाले हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जस्ट इक्वल रखेंगे, रखोगे ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वल में ही रखेंगे, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1 अपॉन कर देते हैं। तो बोल रहा है उनके बीच के डिस्टेंस, मतलब उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर कर दो, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसको अपॉन में करके ऐसे ही रख देंगे, ठीक। लेकिन अभी भी हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जरूरत है, तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो जी मैं यहां रख देता हूं, ठीक। यहां पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमने कैपिटल जी रखा है, और यहां पे वो हमारा पूरा का पूरा जो लॉ है, ग्रेविटेशनल का जो लॉ है, उसको मैं यहां पे आपको ये देखिए दिला दिया मैंने। अब एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस लॉ को पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब इन दो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनका मास है उससे क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मास आप बढ़ाते जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, मास कम करते जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाएगा, और डिस्टेंस कम करते जाओगे तो अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया, लेकिन इसका डेरिवेशन मैंने इसलिए नहीं सिखाया आपको क्योंकि जो डेरिवेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहां पे आपकी बुक में ये चीजें दी गई हैं, आपको मैं एक बार यहां से बता देता हूं। जैसे यहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा मास? जो हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F किसके? डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/d² हो गया। और इन दोनों को हम जब क्या करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे इन इक्वेशंस का, तो हो जाएगा F इक्वल जी m इंटू स्मॉल m/d², जो हमने अभी कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब यहां पे देखते हैं, जो ये हमारा कैपिटल G था, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां पे हमें क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या दिया है? कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M भी किलोग्राम में मेजर करोगे, स्मॉल m भी किलोग्राम में मेजर करोगे। और आपको पता है किलोग्राम स्क्वायर जब क्या होगा, ये हम न्यूमरेटर की तरफ ले जाते हैं तो पावर कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, तो -2। तो कैपिटल G की जो यहाँ पे यूनिट हमारे सामने आ जाती है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। ठीक है, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ G वाज फाउंड आउट बाय द हेनरी कैवेंडिश इन 1731 to 1810 बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस। एक बैलेंस का यूज करके उन्होंने इसका कैपिटल G की वैल्यू फाइंड की थी, जिसको एक्सेप्ट किया गया है 6.673 इंटू 10 to the power -11। उसके बाद यही यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आपकी कैपिटल G की लेनी है आपको, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा यही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, चलते हैं। द लॉ, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और द टेरेस्ट्रियल। चाहे वो सेलेस्टियल हो मतलब वो हमारी अर्थ से बाहर की हो, या फिर टेरेस्ट्रियल हो हमारी अर्थ पर हो, इन सब पे ये लॉ फॉलो होता है। ठीक है, आगे है इनवर्स स्क्वायर, सेइंग दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d मींस द फॉर एग्जांपल दैट इज d गेट बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, f बिकम 1/36 टाइम स्मॉलर। मतलब अगर हम क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे यही आपको सिंपल मैथमेटिक्स से ये बताया गया कि अगर हम f को बड़ा करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 6, तो अगर हम क्या करेंगे, d को बड़ा करेंगे फैक्टर ऑफ 6, अगर d को 6 के फैक्टर से बड़ा करेंगे तो f क्या हो जाएगा? 1/36 टाइम स्मॉल हो जाएगा। सोचिए, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं 6 डिजिट, तो यहाँ पे जो f है वो 1/36 टाइम क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेविटेशन का, इसका सिग्निफिकेंस आइए सीख लेते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ओके, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, the motion of planet around the sun, the tide due to the moon and the sun। tide means क्या होता है, जब मून और सन, अर्थ है, अर्थ के बहुत क्लोज मून आ जाता है तो पानी ऊपर की तरफ थोड़ा सा उड़ जाता है, तो टाइड होता है, वही टाइड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो गाइज आज हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।